देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिस देश को भारत में अक्सर कट्टरपंथी और अस्थिर कहकर खारिज कर दिया जाता है, उसी देश ने अपने नए प्रधानमंत्री के पहले संबोधन में, जी हां, पहले संबोधन में धार्मिक समानता का एक ऐसा संदेश दिया जो हमारे यहां गहरी बहस की मांग करता है। तो क्या आप चौंकेंगे? बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने पद संभालने के बाद राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में साफ कहा, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ये देश सभी का है। ये हमारा देश है। ये बयान सिर्फ औपचारिकता नहीं था, इसके साथ ही उनकी सरकार में 2 हिंदू मंत्रियों और 1 हिंदू स्पीकर की नियुक्ति ने इस संदेश को राजनीतिक रूप जो है वो कहीं ना कहीं दिया है। सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश आदर्श बन गया है, बल्कि ये है कि क्या भारत में प्रतिनिधित्व की जो बहस को हम ईमानदारी से देखने को तैयार हैं। अब ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है और सवाल का जवाब क्या है, इस चर्चा के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है उस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। और ये सवाल क्यों है, क्यों आज की समय की दरकार है इस सवाल की, वो भी मैं आपको दरअसल बताऊंगी। तो बांग्लादेश की यहां पर बात हो रही थी। तो बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक जो प्रतिनिधित्व है वो नया नहीं है दोस्तों, लेकिन हालिया घटनाक्रम इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिण एशिया में पहचान की जो राजनीति है वो तेज है। वहां के विपक्षी दलों और सत्ताधारी गठबंधनों में हिंदू उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए और उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम है दोस्तों। चुनाव जीतकर आए जनप्रतिनिधि को मंत्री बनाया गया और इससे एक ये संकेत गया कि बहुसंख्यक मुस्लिम देश भी अपने अल्पसंख्यकों को सत्ता संरचना में शामिल कर सकता है, कम से कम प्रतीकात्मक और संस्थागत स्तर पर। अब भारत की तरफ देखिए, जी हां, अपने देश की तरफ। भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक ढांचों में से एक है, जिसकी अपनी पहचान है, अपनी जगह है। हमने वो दौर देखा है दोस्तों जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, एक सिख नेता जिन्होंने 10 साल तक सरकार चलाई। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को देखा है राष्ट्रपति के रूप में, जो एक मुस्लिम वैज्ञानिक थे और जिन्हें व्यापक जन समर्थन भी मिला। यह भारत की उस क्षमता का उदाहरण है दोस्तों जहां धार्मिक पहचान सर्वोच्च पदों के रास्ते में बाधा नहीं बनी, और यही भारत की ताकत रही है। संवैधानिक राष्ट्रवाद जो नागरिकता को धर्म से ऊपर रखता है दोस्तों। लेकिन समकालीन राजनीति में अगर हम देखें तो समकालीन राजनीति में एक अलग प्रवृत्ति जो है वो दिखती है। संसद में सत्ता पक्ष की बेंचों पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व बेहद सीमित है, उनकी जो संख्या है वो कम है। 2014 और 2019 की अगर हम बात करें तो इन आम चुनावों में सत्ताधारी दल के जो टिकट है उन टिकट पर चुने गए मुस्लिम सांसदों की संख्या नगण्य रही। ये केवल एक पार्टी का मामला नहीं है, एक पार्टी या एक दल की बात नहीं कर रही, बल्कि व्यापक राजनीतिक विमर्श का एक संकेत है। जब किसी बड़े राष्ट्रीय दल से मुस्लिम उम्मीदवार बहुत कम संख्या में टिक पाते हैं तो यह संदेश जाता है कि वो वोट बैंक तो हो सकते हैं पर पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं। दोस्तों, लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार नहीं है, बल्कि सत्ता में साझेदारी का भी कहीं ना कहीं अधिकार है। और यहां तुलना करते हैं समय सावधानी जरूरी है। जी हां, तुलना करते समय सावधानी बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों पर हमले और सामाजिक तनाव की जो घटनाएं वो होती रही हैं। वहां की राजनीति भी ध्रुवीकरण से अछूती नहीं है, इसलिए उसे पूर्ण आदर्श बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
लेकिन जब कोई मुस्लिम बहुल देश अपने मंत्रिमंडल और संसद के नेतृत्व में हिंदू समुदाय को शामिल करता है तो वो एक राजनीतिक संदेश देता है। राजनीतिक संदेश देता है कि राज्य की वैधता केवल बहुसंख्यक पहचान से नहीं आती है। यह संदेश भारत के लिए चुनौती नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर होना चाहिए। भारत में मुसलमान करीब अगर हम देखें तो 14% आबादी है मुसलमानों की। अगर इतनी बड़ी आबादी राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से दूर दिखती है, अगर उसे देखें दूर दिखती है, तो यह केवल प्रतीकात्मक समस्या नहीं बल्कि लोकतांत्रिक गुणवत्ता का सवाल है। दोस्तों, प्रतिनिधित्व का अर्थ यह नहीं हो जाता है कि हर पद पर अनुपातिक आरक्षण हो, बल्कि ये है कि राजनीतिक दल अपने टिकट वितरण और नेतृत्व संरचना में विविधता को मूल्य माने। और जब विविधता कम होती है तो जो नीतिगत प्राथमिकताएं हैं वो भी सीमित दृष्टिकोण से प्रभावित हो सकती हैं। और देखिए, हमें यह भी कहीं ना कहीं याद रखना चाहिए कि औपनिवेशिक शासन ने फूट डालो और राज करो की, जी हां, राज करो की जो नीति है वो अपनाई थी। ब्रिटिश काल में धार्मिक आधार पर जनगणना और अलग निर्वाचन क्षेत्र, इसके अलावा और सामाजिक जो सामुदायिक राजनीति ने विभाजन की जो जमीन है वो तैयार की। और आज अगर किसी भी देश में राजनीतिक दल धार्मिक पहचान को प्राथमिक पहचान बनाकर चले तो वो उसी ऐतिहासिक गलती को कहीं ना कहीं दोहराने का जोखिम उठाते हैं। दोस्तों, भारत की जो स्वतंत्रता है, भारत की स्वतंत्रता का मूल विचार जो है वो इससे अलग था। एक ऐसा गणराज्य जहां नागरिकता सर्वोपरि हो। और बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक नियुक्तियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं, जी हां, सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या भारत में भी दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे में विविधता जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है। क्या टिकट वितरण में सामाजिक सांस्कृतिक संतुलन पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। क्या राजनीतिक दलों को यह स्वीकार करना चाहिए कि लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं बल्कि बहुलता का संरक्षण भी है। क्योंकि जब कोई समुदाय लगातार सत्ता से बाहर दिखता है तो उसमें जो असुरक्षा है और अलगाव की जो भावना है वो बढ़ सकती है, और ये किसी भी राष्ट्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं। तो दोस्तों, आखिरकार लोकतंत्र की मजबूती चुनावी जीत से नहीं होती है बल्कि इस बात से तय होती है कि सत्ता संरचना कितनी समावेशी है। भारत ने इतिहास में ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिन पर दुनिया ने गर्व किया है, और अब चुनौती यह है कि हम उस विरासत को वर्तमान में कैसे जीवित रखें। पड़ोसी देश की घटनाएं हमें आईना दिखा सकती हैं, जी हां, आईना दिखा सकती है, पर असली काम हमें अपने घर में करना होगा। लोकतंत्र तभी जीवंत रहेगा या तभी जीवंत रहता है जब हर नागरिक ये महसूस करे कि वो सिर्फ वोटर नहीं बल्कि संभावित शासक भी है। और यही भावना किसी भी गणराज्य की असली ताकत होती है। तो यही ताकत हमें समझनी है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।